नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको जूनियर अकाउंटेंट और टीआरई एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान सेवा नियम यानी राजस्थान सर्विस रूल्स के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 2 जिसमें परिभाषाएं आपको दे रखी है, मतलब डेफिनेशंस दे रखी है जिसमें, तो अपन उसकी बात करेंगे आज। तो परिभाषाएं जो है वो नियम 7 में दर्शाई गई हैं। तो नियम 7(1) के में दे रखी है अपने आयु एज, मतलब सेवा में प्रवेश और सेवा से निवृत्त होने का जो विशेष दिन होगा उसको आयु से डिनोट करते हैं अपन। तो सेवा से निवृत्त होने पर अकार्य दिवस प्रारंभ हो जाता है, उस दिन से उसको यह मान लिया जाता है कि वो कोई कार्य नहीं करेगा। इसी प्रकार अवकाश और पदोन्नति पर माने जाने पर भी अकार्य दिवस ही होता है। फिर 7(2) होता है शिक्षार्थी यानी अप्रेंटिस से संबंधित है, मतलब शिक्षार्थी किसी व्यापार या व्यवसाय के लिए नियोजन के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को प्रशिक्षणार्थ रखा जाए जो किसी पद पर या संवर्ग में स्थायी रिक्ति के यानी वैकेंसी के विरुद्ध नियुक्त नहीं होता है, तो उसको शिक्षार्थी कहते हैं। फिर 7(3) है संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान से तात्पर्य भारत के संविधान से है। फिर 7(4) में संवर्ग यानी कैडर की परिभाषा दे रखी है कि किसी सेवा वर्ग में स्थायी पदों की कुल संख्या को संवर्ग कहते हैं। फिर 7(5) है क्षतिपूरक भत्ता, मतलब कंपनसेटरी अलाउंस। क्षतिपूरक भत्ता क्या होता है? तो क्षतिपूरक भत्ता कर्मचारी द्वारा सरकारी कार्य पर, मतलब ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्य के संपादन की विशेष परिस्थितियों के कारण अपने व्यक्तिगत खर्चे के की गई राशि की पूर्ति के रूप में दिया जाता है। मतलब उसने कोई पर्सनल एक्सपेंस अपनी जेब से कोई पे कर दिया होगा तो उसके रिम्बर्समेंट में दिया जाता है, जैसे यात्रा भत्ता होता है या शहरी क्षतिपूरक भत्ता है, परंतु इसमें सत्कार भत्ता जो होता है वो शामिल नहीं माना जाता है। फिर 7(6) है सक्षम प्राधिकारी, मतलब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होता है आरएसआर के हिसाब से? तो राजकीय शक्तियों या अधिकारों के प्रयोग के संबंध में सक्षम अधिकारी या प्राधिकारी से तात्पर्य राजस्थान के राज्यपाल या ऐसे अन्य प्राधिकारी से है जिन्हें इन नियमों के अधीन राज्यपाल द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित यानी डेलीगेट की जावे। तो जिनको राज्यपाल ने शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर दी गई हो वो सक्षम प्राधिकारी कहलाएंगे। तो विभिन्न नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर सकने वाले अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 9 में दी गई है। आरएसआर के परिशिष्ट 9 में ऐसे अधिकारियों की सूची दी गई है। फिर 7(7) है राज्य की संचित निधि, मतलब कंसोलिडेटेड फंड। तो संचित निधि का अर्थ भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) की अनुपालना में स्थापित राज्य की संचित निधि से होता है। फिर 7(7) है रूपांतरित अवकाश यानी कम्यूटेड लीव। तो रूपांतरित अवकाश से तात्पर्य राजस्थान सेवा नियम पार्ट फर्स्ट के नियम 93(2) के अनुसार लिए गए अवकाश से होता है। फिर 7(8) है कर्तव्य ड्यूटी। तो निम्नलिखित जो अवधियां दे रखी है उसको राज्यकर्मी के कर्तव्य की अवधि में सम्मिलित माना जाता है, मतलब किस किस अवधि को अपन ड्यूटी मानेंगे राज्य कर्मचारी की। तो वो नीचे आपको देखो खूब सारे ऑप्शन हैं वो दिख रहे होंगे। तो जैसे पहला है परीक्षार्थी या शिक्षार्थी के रूप में की गई सेवा यदि निरंतरता में स्थायी कर दिया जाए, मतलब कोई शिक्षार्थी या परीक्षार्थी हो जिनको लगा रखा हो प्रशिक्षण में और उनकी सेवा जो ली गई हो उसको अगर अपन बाद में स्थायी कर दें उनको, तो उनकी अवधि को भी ड्यूटी मानेंगे। दूसरा है पदभार ग्रहण काल की अवधि। तीसरा है अवकाश से लौटने पर कर्मचारी के उसी पद का कार्यभार पुनः ग्रहण करने का दिन जिससे वह अवकाश पर गया था। तथा चौथा है परिवीक्षा दिन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गई सेवा की अवधि। तो इन सबको ड्यूटी का पार्ट माना जाता है। फिर 7(9) है फीस यानी शुल्क। तो शुल्क संचित निधि राज्य की या भारत सरकार की या अन्य किसी राज्य सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त अन्य स्रोत से, मतलब किसी भी संचित निधि के अलावा किसी अन्य स्रोत से किसी राज्य कर्मचारी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाला आवर्तक या अनावर्तक, मतलब कभी कभी या हमेशा होने वाला भुगतान शुल्क कहलाता है। और शुल्क में निम्नलिखित शामिल नहीं है, मतलब शुल्क में अपन क्या शामिल नहीं करेंगे? एक तो अनुपार्जित आय होती है, जैसे संपत्ति से प्राप्त आय, मकान किराया, ये जो चीज़ है इनको अपन शुल्क में शामिल नहीं करते हैं। और दूसरा साहित्यिक सांस्कृतिक एवं कलात्मक प्रयासों से अर्जित आय, मतलब किसी ने अपने साहित्यिक सांस्कृतिक और कलात्मक कोई कार्य करके कोई आय अर्जित की हो और इन प्रयासों में उसके द्वारा सेवा के दौरान अर्जित ज्ञान की सहायता नहीं ली हो जो, तो उसको भी अपन शुल्क नहीं मानते हैं। फिर 7(10) है वैदेशिक सेवा, मतलब फॉरेन सर्विस। वैदेशिक सेवा वह सेवा अवधि है जिसमें एक सरकारी कर्मचारी अपने वेतन भत्ते आदि सरकार की संचित निधि के अतिरिक्त किसी अन्य स्रोत से
सरकार की स्वीकृति से प्राप्त करता है, मतलब किसी और अन्य संचित निधि के अलावा किसी और स्रोत से लेता है, लेकिन इसमें सरकार की परमिशन की आवश्यकता रहती है, तो उसको वैदेशिक सेवा कहते हैं, जो इसको अपन साधारण भाषा में डेपुटेशन भी कहते हैं। तो उदाहरण क्या है, जिसके जैसे राज्य कर्मचारी का किसी निगम मतलब कॉरपोरेशन में या सरकारी कंपनी जैसे रिको, बिजली बोर्ड या जेडीए मतलब जयपुर विकास प्राधिकरण में सेवा करता है या उसमें उसको लगा दिया जाता है, तो वो वैदेशिक सेवा में कार्य करना उसका कहलाता है। फिर 7-10 ए है राजपत्रित अधिकारी, गैजेटेड ऑफिसर। तो गैजेटेड ऑफिसर क्या होते हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई जैसे आजकल तो इसको बंद कर दिया है, सेल्फ अटेस्टेड वाला सिस्टम लागू कर दिया, नहीं पहले डॉक्यूमेंट्स को गैजेटेड ऑफिसर से वेरीफाई करवाना होता था। तो गैजेटेड ऑफिसर कौन होते हैं, तो राजपत्रित अधिकारी की परिभाषा में 4 प्रकार के अधिकारी सम्मिलित होते हैं। कौन कौन, अखिल भारतीय सेवा, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा एवं भारतीय वन सेवा के अधिकारी जो हैं वो गैजेटेड ऑफिसर माने जाते हैं। राजस्थान राज्य सेवाओं के अधिकारी, जैसे राजस्थान ऑफिस सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होंगे, राज्य सेवाओं में सम्मिलित सेवाओं की सूची जो है वो कहाँ दे रखी है, वो दे रखी है राजस्थान सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील 1958 की अनुसूची 1 में दी गई है इनकी राज्य सेवा अधिकारियों की। जैसे कि कौन होंगे, वो राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गई, राजस्थान पुलिस सेवा, राजस्थान लेखा सेवा आदि, इनके जो अधिकारी होंगे वो भी गैजेटेड ऑफिसर कहलाते हैं। फिर तीसरा है किसी संविदा या करार के अनुसार नियुक्त व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति को सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित किया हो, मतलब जिसको गैजेटेड उनने मान रखा हो सरकार ने, अर्थात सरकार के राजपत्र यानी गैजेट में उसको स्थान दिया गया हो, मतलब गैजेट में उसको बता रखा हो कि ये गैजेटेड ऑफिसर होंगे। फिर चौथा है सरकार द्वारा राजपत्रित घोषित पद पर काम करने वाला कर्मचारी, मतलब पहले से ही कोई पद घोषित हो कि ये राजपत्रित कहलाएगा और इस पर किसी को लगा दिया जाता है काम करने के लिए, तो वो राजपत्रित अधिकारी कहलाएगा। फिर 7-10 बी है अर्धवेतन अवकाश, मतलब हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव क्या होती है, कर्मचारी अपनी सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष पर निश्चित संख्या में अर्धवेतन अवकाश अर्जित करता है। इन अवकाशों को सेवा काल में निजी कार्य एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत करवाया जा सकता है। तो ये जो हाफ पे लीव होगी वो या तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब कोई मेडिकल सर्टिफिकेट देने पर, या कोई निजी कार्य हो जाए, आपको पर्सनल कार्य हो जाए, उसके आधार पर आप इसको स्वीकृत करवा सकते हो। फिर है 7-11 विभागाध्यक्ष, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन कहलाएगा, विभागाध्यक्ष वह अधिकारी है जिसे राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष घोषित कर दिया, मतलब सरकार ने पहले ही डिक्लेयर कर रखा हो जिनको। तो ये कहाँ बता रखा है, तो ये RSR के परिशिष्ट 14th में विभागाध्यक्षों की सूची दी गई है। फिर 7-12 है अवकाश, मतलब हॉलीडे। तो अवकाश से तात्पर्य क्या है, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है उसके तहत जो पहले से घोषित किए गए अवकाश हैं उनको अवकाश की श्रेणी में माना गया है। उसके अलावा किसी विशेष कार्यालय के संदर्भ में वह दिन जिस दिन के लिए वह कार्यालय राज्य सरकार की विज्ञप्ति द्वारा बंद घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात उस दिन उस कार्यालय में राजकार्य नहीं होगा, मतलब सरकार पहले से डिक्लेयर करती है इस दिन इस कार्यालय की छुट्टी रहेगी, इसमें कार्य नहीं होगा, तो वो भी हॉलीडे माना जाता है उस कार्यालय के लिए। फिर 7-13 है मानदेय होनोरेरियम। तो मानदेय क्या होता है, तो मानदेय एक राज्य कर्मचारी को प्राप्त होने वाला वह आवर्तक या अनावर्तक भुगतान है जो राज्य या भारत सरकार या अन्य राज्य की संचित निधि, मतलब इनमें से किसी से भी किसी सामूहिक कार्य के लिए पारिश्रमिक के रूप में दिया जाता है। मतलब ये किसी भी सरकार की, चाहे वो राज्य हो, भारत सरकार हो या कोई अन्य राज्य की सरकार हो, उसकी संचित निधि से जब भी कोई पेमेंट होएगा तो सामूहिक कार्य के लिए पारिश्रमिक किसी कार्मिक को मिलेगा, चाहे वो आवर्तक हो या अनावर्तक, तो उसको मानदेय कहते हैं। जैसे अपन ने शुल्क में बात की थी, वो तो संचित निधि के अलावा किसी और अन्य स्रोत से भुगतान होता है उसका, जबकि मानदेय का संचित निधि से होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और आपको परिभाषाएं समझने में काफ़ी हद तक हेल्प मिली होगी इससे। बाकी की जो और आगे की जो परिभाषाएं हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के प्लीज़ वेट कीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।